आरंभ करते हैं। आज के इस क्लास में जो आपका एनटीओजीसी नेट जेआरएफ पेपर 1 के अंतर्गत आपको यूनिट 9 पढ़ रहे थे, वो आज का अंतिम जो टॉपिक शेष रहा था वह है पर्यावरण संरक्षण के अंतर्राष्ट्रीय प्रयास। अंतर्राष्ट्रीय क्या क्या इसमें प्रयास हो रहे हैं और कौन कौन सी सम्मेलन हुए हैं पर्यावरण संरक्षण से संबंधित, तो इसके बारे में यहाँ पे हम जो सिलेबस के अकॉर्डिंग है उसको हम विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले इसमें आता है पर्यावरण संबंधी जो प्रयास है, उनमें से स्टॉकहोम में एक शिखर सम्मेलन हुआ था जो पहला वैश्विक शिखर सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। तो स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन 1972 ईस्वी में हुआ था। इसके ये जो पहला एक व्यापक प्रयास के रूप में वैश्विक स्तर पर इसमें देखते हैं, तो ये सम्मेलन स्टॉकहोम में हुआ था और ये कब हुआ था 1972 में। तो इसका क्या मुख्य निर्णय लिया गया, इस सम्मेलन का कुछ जो निष्कर्ष निकल के आया, उसके बारे में सबसे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं। और आप सभी यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन हुआ, इसमें से कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए वैश्विक स्तर पे। उनमें पहला था सभी देशों को विशिष्ट जीव जंतु और पौधों से संबंधित संरक्षण कार्यक्रम प्रारंभ करने और इसके लिए पर्यावरण विभाग के गठन की सलाह दी गई। और इसीलिए आप सभी जानते हैं कि भारत में भी एक कानून है पर्यावरण संरक्षण से संबंधित 1972 में ही बना हुआ, जो कि इसी के अंतर्गत निर्मित हुआ है कि आप सभी देश, पहला ही नियम ये था कि निष्कर्ष इन सभी ने एक निर्णय लिया कि जितने भी देश हैं ग्लोबली, वो सभी विशिष्ट जीव जंतु पेड़ पौधे से संबंधित संरक्षण कार्यक्रम प्रारंभ करेंगे अपने अपने देश में, और इसके लिए पर्यावरण विभाग का गठन करने की सलाह दी गई। इसी के पश्चात भारत में भी प्रोजेक्ट टाइगर कार्यक्रम चलाने का निर्णय लिया गया एवं वायु प्रदूषण से संबंधित कानून यहाँ पे बनाए गए। इसी सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम का गठन का निर्णय लिया गया, जिसका उद्देश्य यह था कि विकासशील देशों को, जो विकासशील देश हैं, उसमें पर्यावरण संरक्षण के लिए आवश्यक तकनीकी एवं पूंजी संबंधी सलाह देना था। मतलब जो विकासशील देश है वो पर्यावरण संरक्षण हेतु क्या उनको जो आवश्यक तकनीकी ज्ञान की जो आवश्यकता पड़ेगी और साथ ही पूंजी की आवश्यकता पड़ेगी, तो इन सभी से रिलेटेड जो भी कुछ उचित सलाह हो सकता है उसको उपलब्ध बनाना। इस सम्मेलन में 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाने का निर्णय भी लिया गया। उसके बाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण सम्मेलन हुआ, रियो डी जेनेरियो सम्मेलन, जो पृथ्वी सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। ये 1992 में हुआ। ये काफी फेमस भी है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण संरक्षण एवं विकास की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण प्रयास था। इस सम्मेलन में 21वीं सदी के लिए पर्यावरणीय विकास हेतु कार्यक्रम निर्धारित किए गए। इसे एजेंडा 21 के नाम दिया गया, जो कई बार प्रश्न ऐसे पूछ लिया जाता है। तो रियो डी जेनेरियो सम्मेलन, जो कि पृथ्वी सम्मेलन के नाम से जाना जाता है, 1992 में हुआ था, जिसको जो उद्देश्य है उसको देखा जाए तो इसे 4 भागों में हम बांट करके इसे समझ सकते हैं। पहला तो यह है कि विकासशील देशों से संबंधित कार्यक्रम के अंतर्गत, जो विकासशील देश है उसके अंतर्गत गरीबी निवारण, जनसंख्या नियंत्रण को अनिवार्य माना गया, क्योंकि इसके समाधान के बिना वहां पारिस्थितिकी विकास का कार्यक्रम लगभग असंभव है। क्योंकि जैसे देखिए, गरीबी रहेगा तो वो कहीं ना कहीं उससे विवश होकर के प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करेगा, जो भी प्राकृतिक रूप से वो जो कि प्राकृतिक रूप से क्षति का कारण बनेगा, जैसे जंगलों का कटाव, खेती योग्य भूमि को बढ़ाएगा। और जनसंख्या नियंत्रण इसलिए क्योंकि जनसंख्या जितनी तेजी से बढ़ेगा, प्राकृतिक संसाधनों और जो जीव जंतु उस पर ज्यादा दबाव देखने को मिलेगा, उसका ह्रास होगा। तो इसीलिए इसके समाधान के लिए, पारिस्थितिकी विकास कार्यक्रम के संभव बनाने के लिए, इन 2 चीजों पे फोकस करने के लिए यहाँ पे कार्यक्रम निर्धारित किया गया। सबको स्वच्छ खाद्य, जल और सामाजिक सुरक्षा, इन तीनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने का इसमें एक प्रमुख कैटेगरी रखा गया। तीसरा जो महत्वपूर्ण था वो पूंजी स्थानांतरण को उदार बनाने पर बल दिया गया। मतलब पूंजी जो स्थानांतरण है, लोगों की जो क्षमता का विकास करने के लिए जो पूंजी आवश्यक है, उसके स्थानांतरण को उदार, मतलब कि सब तक पहुंच हो सके, ऐसी खुली दृष्टिकोण अपनाने का बल दिया गया। जैविक विविधता का सर्वेक्षण, मतलब कि जो बायोडिवर्सिटी जो हमारे इन्वायरमेंटल में है, हमारे जो भी अलग अलग कंट्री हैं उनमें जो जैव विविधता है उसका सर्वे कराना, और जो संकटग्रस्त जीव है, जो भी डेंजरस कैटेगरी में जो जीव आ गए हैं, जिसकी प्रजातियां लुप्त होने की कगार पे पहुंच रही है, तो उन सभी का सर्वेक्षण से जो पता चलता है, उन जीवों को संरक्षित करने पर बल दिया गया। तो ये मुख्य 4 उद्देश्य था। इसके अलावा जो अन्य महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, उनमें से क्रमशः 4 और अन्य है,
जिसमें ताप नियंत्रण मतलब कि ग्लोबल वार्मिंग, इन सभी चीजों को नियंत्रित करने का कोई उपाय और उससे संबंधित जो सम्मेलन आगे हुए हैं उसके बारे में यहाँ पे देखने को मिलता है। दूसरा है वन संरक्षण मतलब फॉरेस्ट कंजर्वेशन, जिसमें कि जो जंगल है वो बड़ा तेजी से कट रहे हैं, चाहे वो औद्योगिकरण के वजह से या फिर कृषि जो भी भूमि बनाने के लिए या अन्य जो इकोनॉमिकल बेनिफिट है उसके लिए। तो इसके यहाँ पहला तो हो गया ताप नियंत्रण यानी कि ग्रीन हाउस इफेक्ट, जो ग्लोबल वार्मिंग वगैरह हो रहे हैं उनसे रिलेटेड, प्रदूषण से रिलेटेड, वन संरक्षण से रिलेटेड और जैव विविधता यानी कि बायोडिवर्सिटी से रिलेटेड सम्मेलन। और लास्ट में जो चौथा है वो सतत विकास मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट संबंधित जो कॉन्फ्रेंसेज हुए हैं, तो उनसे संबंधित ये 4 मुख्य अन्य महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए और इससे संबंधित कई सम्मेलन आपको बाद में देखने को मिलते हैं। तो पहला जो हम देखते हैं वो है क्योटो सम्मेलन, जिसे पृथ्वी 5 सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। क्यों 5? क्योंकि पृथ्वी सम्मेलन जो हुआ था 1992 में हुआ था, इसमें 5 जोड़ दीजिए तो ये क्योटो सम्मेलन कितने में होगा? 1997 में हुआ था। तो ताप नियंत्रण के संबंध में दिसंबर 1997 में क्योटो में पृथ्वी 5 सम्मेलन में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए एवं यूरोप के प्रत्येक देश को, जो यूरोपीय कंट्री है उसके जो यूरोपियन यूनियन जो है उनमें से प्रत्येक देश को 8% ऊर्जा कटौती के लिए इसमें निर्देश दिया गया। साथ ही संयुक्त राज्य अमेरिका को 7%, जापान को 6% ग्रीन हाउस गैसों की उत्सर्जन उत्सर्जन स्तर को कम करने को कहा गया, क्योंकि जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं वो जितना ज्यादा वो डेवलप कंट्री जो उत्सर्जित कर रहे हैं उससे ग्लोबल वार्मिंग की घटना ज्यादा बढ़ रही। तो जो क्योटो प्रोटोकॉल है वो किससे संबंधित है? तो ग्रीन हाउस गैस से संबंधित है। और यदि ताप नियंत्रण की बात करें तो ग्रीन हाउस गैस ही ताप को बढ़ाने में भूमिका निभाता है। तो कुल मिलाकर के ग्रीन हाउस गैस या फिर ताप नियंत्रण, इन दोनों चीजों को थोड़ा याद रख लेंगे तो आप समझ जाएंगे। और इसके लिए फिर चीन, रूस, भारत, ब्राजील, इंडोनेशिया आदि देशों के लिए भी उत्सर्जन मानक निर्धारित किए गए थे। इन गैसों की मात्रा में औसतन 5.2% की कमी लाने का लक्ष्य रखा गया। मतलब कि अलग अलग देशों की ये रेशियो था, जबकि एवरेज में मतलब सभी देशों का मिलाकर के औसत वैश्विक स्तर पे 5.2% कमी लाने का लक्ष्य रखा गया। यह निश्चित किया गया कि वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों का स्तर किसी भी स्थिति में 1990 के इकाई 1990 ईस्वी के जो दशक थे, मतलब जब ये पृथ्वी सम्मेलन हुआ था उससे 2 वर्ष पहले के जो दशक से ऊपर नहीं जाना चाहिए। मतलब वहां तक जो ग्रीन हाउस गैस का जो लेवल था उससे नीचे ही रहे या उससे ऊपर ग्रीन हाउस में बढ़ोतरी ना हो, ऐसा इसका लक्ष्य रखा गया। इस हेतु उपलब्धि वर्ष 2012 निर्धारित किया गया। मतलब जो इसका फिर से एनालिसिस किया जाएगा वो वर्ष क्या था? टारगेट वर्ष जो था 2012 ईस्वी निर्धारित किया गया। 16 फरवरी 2005 से क्योटो प्रोटोकॉल लागू हुआ। 1997 में एक क्योटो प्रोटोकॉल से संबंधित जो सम्मेलन हुआ 2005 में 16 फरवरी को ये लागू हुआ। क्योटो संधि के अनुपालन के क्रम में न्यूजीलैंड ने मई 2005 में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन पर अंकुश लगाने हेतु अपने यहाँ कार्बन टैक्स का प्रावधान किया। मतलब न्यूजीलैंड ने 2005 में ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन कम हो, इसके लिए उसने कार्बन टैक्स नियम लागू किया ताकि कम से कम ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन लोग करें, क्योंकि यदि जितना ज्यादा वो ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जित करेगा उतना ही उसको कार्बन टैक्स देना पड़ेगा। तो उससे बचने के लिए वो ऑटोमेटिकली ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन कम होगा, इस दृष्टि से उसने कार्बन टैक्स का प्रावधान रखा। इससे कोयला, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस जैसे जीवाश्म ऊर्जा के जो स्रोत होते हैं, जो आपने ऊर्जा स्रोत के अंतर्गत पढ़े थे, तो ये अन्य पर्यावरण मित्र ऊर्जा स्रोतों जैसे कि नवीकरणीय ऊर्जा जिसे हम कहते हैं, जल, वायु, सौर ऊर्जा आदि से महंगे हो जाएंगे। अतः विद्युत उत्पादकों का झुकाव इसी ओर हो सकेगा। क्योंकि जैसे देखिए ये जो जीवाश्म ईंधन है ये जैसे जैसे कम होते चलेंगे इसकी जो वैल्यू है, इसकी जो प्राइस है वो बढ़ेगा। और ये ज्यादा महंगा होने की वजह से लोगों का झुकाव किसके तरफ होगा? पर्यावरणीय मित्र ऊर्जा जो है, जिसको नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहते हैं, जल, वायु, सौर ऊर्जा आदि से महंगे चूंकि वो हो चुके होंगे प्राकृतिक जो जीवाश्म ईंधन है, तो इसलिए इन क्षेत्रों की ओर लोगों का ध्यान जाएगा और इन पर लोग डिपेंड होंगे, तो ऑटोमेटिकली पर्यावरण में जो ग्रीन हाउस गैस का स्तर है वो कम होगा। ग्लोबल वार्मिंग पर नियंत्रण हेतु इस प्रकार का कर लगाने वाला न्यूजीलैंड विश्व का पहला देश है जिन्होंने ग्लोबल वार्मिंग को ध्यान में रखते हुए कार्बन टैक्स का प्रावधान किया। तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। आगे हम बात करते हैं कि 1 जुलाई 2012 से ऑस्ट्रेलिया ने भी कार्बन टैक्स का प्रावधान किया। सबसे पहले न्यूजीलैंड ने किया और फिर 2012 1 जुलाई से कार्बन टैक्स का प्रावधान ऑस्ट्रेलिया ने भी किया। अमेरिका के कैलिफोर्निया के दक्षिण में स्थित मोहावे रेगिस्तान में सोलर
पावर प्लांट लगाया गया। सोलर पावर प्लांट इसलिए लगाया गया ताकि उसका जो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है, जो पर्यावरण हितैषी है, जो बहुत ही कम जो प्रदूषक गैसों का उत्सर्जन करता है, ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन करता है, क्योंकि सोलर एनर्जी में देखिए किसी प्रकार का कोई ग्रीन हाउस गैस इमिट नहीं होता, क्योंकि वो सूर्य की ऊर्जा पर आधारित है। सूर्य की किरणों से फोटोवोल्टाइक सेल से माध्यम से वो इलेक्ट्रिसिटी को उत्पन्न करता है। तो ऑस्ट्रेलिया के ऐसे ही जो अमेरिका के कैलिफोर्निया के दक्षिण में स्थित जो महावे रेगिस्तान है, वहां पे सोलर प्लांट लगाया गया। ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट पावर प्लांट लगाया जा रहा है। तो इस तरीके से देखते हैं तो क्योटो प्रोटोकॉल का जो अनुपालन किस प्रकार से यहाँ पे हो रहा है। और स्वीडन विश्व का पहला ऐसा देश है जहां बायोगैस के आधार पर रेलगाड़ी चलाई जा रही है। और संयुक्त राज्य अमेरिका ने ई कोली बैक्टीरिया जैसे जो ई कोली बैक्टीरिया नाम से जो जैव ईंधन बनाने में सफलता हासिल की है। यह पेट्रोल के विकल्प के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। पेट्रोल जो जीवाश्म ईंधन है, तो उसके जगह पे जैव ईंधन ई कोली बैक्टीरिया से निर्मित होने वाली ये जो पेट्रोल का विकल्प के रूप में इसको डेवलप किया संयुक्त राज्य अमेरिका ने, जो इसी के अंतर्गत हम देखते हैं। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट सम्मेलन होता है पर्यावरण संरक्षण से संबंधित, वो है जोहान्सबर्ग शिखर सम्मेलन जो 2002 में हुआ। यह सस्टेनेबल डेवलपमेंट के यानी कि जो हमारा सतत विकास की जो अवधारणा है, यह शाश्वत यानी कि सतत विकास पर विशेष रूप से आयोजित वैश्विक शिखर सम्मेलन था। तो वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट था, और इसे पृथ्वी 10 सम्मेलन भी कहा जाता है। पृथ्वी 10 क्यों? क्योंकि 1992 में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, प्लस 10 कर दीजिए तो 2002 आएगा। तो इसे पृथ्वी 10 सम्मेलन भी कहा जा सकता है, क्योंकि रियो डी जेनेरियो 1992 ईस्वी में दिए गए एजेंडा जो 2000 एजेंडा 21 था, उसके कार्यान्वयन की यह 10 वर्षीय समीक्षा थी। समीक्षा मतलब कि एक तरीके से समीक्षा करना कि हम जो 21 का जो एजेंडा लेके चल रहे हैं वो कहाँ तक हमारा पूरा हो रहा है। इसमें जलवायु परिवर्तन पर नियंत्रण हेतु क्योटो प्रोटोकॉल को अनिवार्य व समयबद्ध रूप से लागू करने पर बल दिया गया। मतलब जलवायु परिवर्तन पर नियंत्रण करने हेतु जोहान्सबर्ग शिखर सम्मेलन में यह जो एक तरीके से अनिवार्य कर दिया गया कि क्योटो प्रोटोकॉल को समयबद्ध तरीके से लागू किया जाए। मतलब इस जो नियम है, जो सम्मेलन में निर्णय लिया गया था, उसको समयबद्ध तरीके से टाइम फ्रेम के साथ उसको अनिवार्य किया जाए। और जैव विविधता को बनाए रखने एवं प्रजातीय विनाश की स्थिति पर प्रभावी नियंत्रण हेतु वर्ष 2015 तक का लक्ष्य निर्धारित किया गया कि 2015 तक जो ये जैव विविधता में जो कमी आ रही है और जो संरक्षित जीव है उसकी सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। गैर परंपरागत ऊर्जा के जो व्यापक प्रयोग हेतु 2015 ईस्वी को लक्ष्य रखा गया कि जो गैर परंपरागत यानी कि नवीकरणीय ऊर्जा, परंपरागत में कौन आते हैं तो जीवाश्म ईंधन आधारित जो ऊर्जा आते हैं, तो उसके जगह पे गैर परंपरागत ऊर्जा का व्यापक प्रयोग हेतु 2015 ईस्वी का लक्ष्य रखा गया। तो इसमें ज्यादातर 2015 ईस्वी के लक्ष्य से संबंधित आप यहाँ देख सकते हैं। नेक्स्ट जो है नुसा दुआ सम्मेलन जो बाली इंडोनेशिया के बाली द्वीप में है। और इसमें क्या किया गया कि इंडोनेशिया के बाली द्वीप में नुसा दुआ नाम से एक शिखर सम्मेलन हुआ जो दिसंबर 2007 का है। इसमें संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वाधान में आयोजित यह जलवायु परिवर्तन पर वैश्विक सम्मेलन बाली रोड मैप के नाम से जाना जाता है, जिसमें 190 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। उनके साथ साथ वैज्ञानिक एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भी पार्टिसिपेट किया। सम्मेलन में वर्ष 2012 में समाप्त हो रहे क्योटो प्रोटोकॉल के स्थान पर नई संधि के बारे में विचार विमर्श किया गया। क्योंकि देखिए 1992 में जो हमारा शिखर सम्मेलन हुआ था, उसके बाद एजेंडा 21 दिया गया। तो इस तरीके से देखा जाए तो क्योटो प्रोटोकॉल का जो टाइम फ्रेम बनाया गया था, जो आपने देखा था पिछले, वो वर्ष 2012 में समाप्त हो रहा था। क्योटो प्रोटोकॉल के स्थान पर नई संधि के बारे में विचार किया गया। इसमें क्योटो प्रोटोकॉल जो है, क्योटो प्रोटोकॉल के आगे की रणनीति जिसे पोस्ट क्योटो प्रोटोकॉल यानी कि क्योटो प्रोटोकॉल के बाद क्या होगा, तो उसके बनाने व ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कटौती के मामले में विश्वव्यापी सहमति कायम करने पर बल दिया गया कि आगे जो है इसके बाद, इस प्रोटोकॉल के पूर्ण होने के बाद हम आगे कैसे ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में और कटौती कर सकेंगे, इसके लिए विश्वव्यापी सहमति कैसे हासिल होगी, इसके बारे में इस सम्मेलन में बल दिया गया। और फिर नेक्स्ट एक इम्पोर्टेंट सम्मेलन आता है रियो +20 सम्मेलन। तो ये क्या है, 1992 में प्रथम रियो डी जेनेरियो में आयोजित पृथ्वी सम्मेलन था। इसके 2 दशक पूरे यानी कि 20 ईयर पूरा होने के उपलक्ष्य में
20 से 22 जून 2012 को ब्राजील के रियो डी जनेरियो में संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास सम्मेलन, ये ब्राजील के रियो डी जनेरियो जहाँ पे 1992 में प्रथम वो सम्मेलन हुआ था, वहीं पे संयुक्त राष्ट्र सतत विकास सम्मेलन यूएन यानी कि यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट UNCSD आयोजित किया गया, जिससे पृथ्वी सम्मेलन के बाद पर्यावरणीय लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए किए गए प्रयासों की समीक्षा के लिए की गई थी यह सम्मेलन। इसमें 191 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। यह सम्मेलन जो पृथ्वी 20 सम्मेलन के नाम से जाना जाता है, इसमें द फ्यूचर वी वांट यानी कि द फ्यूचर वी वांट जो भविष्य हम चाहते हैं, इससे संबंधित एक नामक मसौदा प्रस्तुत किया गया। इस नाम से एक पूरा एक मसौदा इसमें प्रस्तुत किया गया, और जिसमें सतत विकास, जनसंख्या नियंत्रण यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट से संबंधित, पॉपुलेशन कंट्रोल, गरीबी उन्मूलन, सामाजिक समानता आदि पहलुओं पर विचार किया गया। भारत ने इस सम्मेलन में हरित अर्थव्यवस्था, ग्रीन इकोनॉमी को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता पर बल दिया। तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि रियो +20 सम्मेलन में भारत ने हरित इकोनॉमी को मोटिवेट करने के लिए और उसकी आवश्यकता पर बल प्रदान किया। अब हम देखते हैं कि हरित अर्थव्यवस्था क्या है। हरित अर्थव्यवस्था का तात्पर्य ऐसी अर्थव्यवस्था से है जिसमें विश्व के सभी देशों द्वारा सार्वजनिक और निजी निवेश करते समय, मतलब जो भी वो इन्वेस्टमेंट करते हैं फैक्ट्री में या किसी उद्योग में, उसमें यह ध्यान रखा जाएगा कि कार्बन उत्सर्जन व उससे होने वाले प्रदूषण की मात्रा में कमी लाई जाए। क्योंकि यदि हम पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हुए इकोनॉमिकल या फिर डेवलपमेंट करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं है, वो हम कहीं ना कहीं पर्यावरण को नाश करने की कीमत पे हम डेवलपमेंट पा रहे हैं। तो इसीलिए ग्रीन अर्थव्यवस्था क्या होगा कि हमें चाहे सार्वजनिक क्षेत्र में हो या फिर प्राइवेट सेक्टर में हो, इन दोनों सेक्टर में जब हम कोई चीज में निवेश करते हैं और उसमें हम डेवलपमेंट की उम्मीद करते हैं, तो उसमें हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि कार्बन उत्सर्जन या उससे होने वाले प्रदूषण की मात्रा में कमी लाया जाए। यह तभी संभव होगा जब सभी देश एक ऐसी नव अर्थव्यवस्था, मतलब कि एक नई इकोनॉमी ऑर्डर को सृजित करने का प्रयास करें, जिसमें पृथ्वी के सभी प्राणियों को संतोषजनक जीवन स्तर और सतत विकास का व्यक्तिगत और वैश्विक अवसर की प्राप्ति सुनिश्चित हो सके। मतलब ऐसा हमें एक सिस्टम बनाना पड़ेगा कि लोग जब भी कोई डेवलपमेंट और ऐसे औद्योगिक विकास या अन्य कार्य यदि करते हैं, तो उसमें यह ध्यान रखा जाए कि पर्यावरण में प्रदूषक गैसों का, प्रदूषक तत्वों का कम से कम उत्सर्जन हो, पर्यावरण भी संरक्षित रहे, ताकि मनुष्य के साथ साथ अन्य जितने भी जीवधारी हैं उन सभी के लिए समान जो विकास का, सतत विकास की जो उपलब्धता है वो सुनिश्चित हो सके। परंतु इस हेतु औद्योगिक राष्ट्रों को उदार रवैया रखना जरूरी है। मतलब औद्योगिक राष्ट्र जो कि विकसित हो चुके हैं, तो वो अपने यहाँ ज्यादातर जो कार्बन का उत्सर्जन है उसे कटौती करने का प्रयास करेंगे। वो कम से कम ऐसे प्रदूषक गैसों को उत्पादित करें और उनको घटाने की कोशिश करेंगे, जो कि फिलहाल अभी नहीं होता दिख रहा है, क्योंकि वो अपने डेवलपमेंट को इतनी तेजी से आगे ले जा रहे हैं कि वो इस जो एक ग्रीन अर्थव्यवस्था के लिए जो जरूरी है उन पूरे प्रयासों को पूरा करते हुए नहीं दिख पा रहे हैं। यदि वो थोड़ा उदार हों और अन्य देशों के बारे में भी विचार करें, तो अपने देशों में जो उत्सर्जन हो रहे कार्बन डाइऑक्साइड और ऐसे जो प्रदूषक गैसेज हैं, उनमें यदि कमी लाने की कोशिश किया जाए तो सभी के लिए अच्छा हो सकता है। इससे विकासशील देशों को पूंजी व तकनीकी की कमी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि विकासशील देश तो खुद डेवलपमेंट के फेज में है। यदि वही सारे इंडस्ट्री में उस तरीके से उत्पादन कम करने लगे कि ग्रीन हाउस गैस उत्पन्न हो रहा है, तो जीवाश्म ईंधन उपयोग नहीं करेंगे यानी या अन्य चीजों का, तो जो विकासशील देश है वो इतने महंगे महंगे ऊर्जा के स्रोतों का स्थापना नहीं कर पाएंगे। तो वो तो इनिशियली तो जीवाश्म ईंधन पे ही आश्रित रहते हैं। तो इसलिए उदार किसको रवैया अपनाना चाहिए? औद्योगिक राष्ट्रों को। तो वो थोड़ा उदार बने और ऐसे जीवाश्म ईंधनों की जगह नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को अपनाने पर बल दे, ताकि जो वैश्विक स्तर पे जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, सतत विकास है, वो बने रहे और जैव विविधता में भी कोई ज्यादा नुकसान ना हो। रियो +20 सम्मेलन में सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने की कोई स्पष्ट रणनीति नहीं बनाई गई, और साथ ही इसमें कोई जो कानूनी बंधन का भी अभाव है। मतलब इसमें ऐसा कोई कानूनी बंधन नहीं निर्धारित किया गया, जिससे इसके अधिक सफल नहीं माना जा रहा है। सर्वाधिक असहमति 4 क्षेत्रों को लेकर के इसमें देखने को मिलता है। इसमें जलवायु परिवर्तन पर कार्रवाई है पहला, महासागरों के संरक्षण, खाद्य सुरक्षा एवं सतत विकास के मुद्दों पर रही है।
जब तक औद्योगिक राष्ट्र मतलब कि जो डेवलपिंग कंट्री हैं, जो थोड़ा विकसित राष्ट्र हैं, वो पर्यावरण और विकास के मुद्दों की अनदेखी करते रहेंगे, तब तक सतत विकास की दिशा में किया गया कोई भी प्रयास का सफल होना मुमकिन नहीं है। जैसे हम सभी जानते हैं कि अमेरिका, चाइना और इन जो भी डेवलपमेंट यूरोपियन यूनियन जो कंट्री है, वो चूंकि डेवलप कंट्री में आते हैं, उनके यहाँ औद्योगिक विकास हो चुका है, और जो भी उनके उत्पादन है, तो वो जब तक अपनी ऊर्जा में कटौती नहीं करेंगे, जो प्रदूषक प्रदूषक गैसेज है उनके उत्पादन में, उनके जो निष्कासन होता है उस पर नियंत्रण नहीं करेंगे, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का जब तक प्रयोग नहीं करेंगे और उसकी ओर जब तक अपनी इकोनॉमी को नहीं मोड़ेंगे, तब तक जो अन्य राष्ट्र हैं जो विकासशील फेज में है, क्योंकि वो तुरंत अपने यहाँ के सारे जीवाश्मीय ईंधनों का प्रयोग तुरंत कम नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ की पूरी अर्थव्यवस्था उस पर टिकी हुई होती है। तो फिर इस जो रियो +20 सम्मेलन में जो निर्धारित किया गया है, उन लक्ष्यों को प्राप्त कर पाना इतना आसान नहीं होगा। यही कारण है कि रियो +20 सम्मेलन भी किसी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंचाया जा सका। मतलब यह सहमति नहीं बन पाई कि क्या विकसित राष्ट्र ज्यादा उदार बनेंगे कि वो अपने यहाँ जो प्रदूषक गैस है उसको कटौती करे, उसको उत्पन्न करने में। तो ऐसा इस पे बहुत ज्यादा कानूनी रूप से बंधन का अभाव इसमें रहा, जिसकी वजह से कुछ निश्चित अनुमान लगा पाना संभव नहीं रहा। दूसरा जो है डिजर्ट्स एंड द फाइट अगेंस्ट डिजर्टिफिकेशन, मतलब जो मरुस्थल है और मरुस्थलीकरण के विरुद्ध संघर्ष। तो इसमें ये देखते हैं कि अभी क्या है कि कुछ देखा जा रहा है कि सूखे का जो प्रभाव है वो फैलता जा रहा है। तो 16 अगस्त 2010 को ब्राजील के फोर्टालेज शहर में आंशिक रूप से सूखे क्षेत्र में जलवायु सततता, यानी कि उसमें सस्टेनेबिलिटी, जो सतत विकास है, और उसके बारे में द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया 16 अगस्त 2010 को ब्राजील में ही। और इसमें संयुक्त राष्ट्र ने 2010 से 20 के दशक को डिजर्ट एंड द फाइट अगेंस्ट डिजर्टिफिकेशन के रूप में मनाए जाने की शुरुआत की, जिसका मुख्य पर्पस ये है कि जो डिजर्टिफिकेशन है, मतलब मरुस्थलीकरण जो है, जहाँ पे जंगलों का तेजी से कटना, और जंगलों के कटने से जो कृषि योग्य जो भूमि थी, जो भूमि संरक्षित थी, उसका सूखा के ग्रस्त होना, सूखा से ग्रसित होना, और धीरे धीरे उस क्षेत्रों में वनस्पति का अभाव होते चला जाना और मरुस्थलीकरण की ओर उन्मुख हो जाना। तो इसके प्रति अवेयरनेस हो और लोगों में इसके प्रति इसकी जो महत्ता है उसको समझते हुए ट्री प्लांटेशन, मतलब वनारोपण, और इनको रोकने के जो उपाय हैं उसको अपने जीवन में, अपने एक्टिविटीज में शामिल करें, ताकि पर्यावरण का संरक्षण सुनिश्चित हो सके। नेक्स्ट जो एक महत्वपूर्ण सम्मेलन है वह है C40 शहर सम्मेलन। तो इसमें क्या है कि यह विश्व के बड़े शहरों का एक समूह है। C40 विश्व के जो बड़े सिटीज है उसका एक समूह है, जिसका मुख्य उद्देश्य जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटना है। मतलब क्लाइमेट चेंज जब होता है तो उसमें जो आने वाले जो चुनौतियां हैं उससे कैसे निपटा जा सकता है, तो इसके बारे में ये सम्मेलन है। वर्तमान समय में इसमें 40 शहर सदस्य सदस्य बन चुके हैं, जो 40 सिटी हैं ऐसे पूरे विश्व के, वो उसका मेंबर है, और जिसमें भारत के दिल्ली और मुंबई भी शामिल है। भारत के 2 सिटी है इसमें। C40 जो सिटीज है उनमें कुल जनसंख्या 300 मिलियन है, मतलब 40 देश जो शहर है उनकी जनसंख्या को मिला दिया जाए तो 300 मिलियन है। विश्व की 21% आर्थिक गतिविधियां इन्हीं शहरों में होती है। मतलब विश्व की जो पूरी जो गतिविधियां, आर्थिक गतिविधियों को जो देखा जाए तो केवल इन्हीं 40 शहरों में 21% आर्थिक गतिविधियां संचालित होती है। इन्हीं शहरों से पूरे विश्व में 12% ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन होता है। तो इसीलिए साओ पोलो में वर्ल्ड बैंक ने C40 समूह के शहरों के साथ एक समझौता किया, जिसके तहत जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने वाली परियोजनाओं को तकनीकी वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। मतलब जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने के लिए जो आवश्यक परियोजनाएं हैं उनको तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करने का इसमें योजना रखा गया है। पेरिस सम्मेलन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसे COP21 के नाम से जाना जाता है, कंजर्वेशन ऑन प्रोग्राम। तो इसमें ये देखा जाता है कि पेरिस में जो आयोजित होने वाले कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज, मतलब जो जितने भी मेंबर्स हैं उनका एक जो सम्मेलन होता है कॉप के नाम से जिसको जानते हैं, तो COP21 के नाम से ये जाना जाता है, जो इसमें 12 दिसंबर 2015 को संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन के तहत, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन के तहत जलवायु परिवर्तन पर समझौते को स्वीकार किया गया, जिसमें 192 देशों ने भाग लिया। यह समझौता क्योटो प्रोटोकॉल के अतिरिक्त वैश्विक ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी के उपायों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। साथ ही समझौते में विभिन्न राष्ट्रीय पारिस्थितिकियों में
इक्विटी के सिद्धांत एवं समान जिम्मेदारी, मतलब ऐसा इसमें ये रखा गया कि सभी देशों की समान जिम्मेदारी होगी और अपने अपने क्षमताओं को ध्यान में रखते हुए जो ग्रीन हाउस गैसेज है उनके उत्सर्जन में कमी लाने का प्रयास किया जाएगा। इसके अलावा इसमें देखते हैं कि इस सम्मेलन का सबसे प्रमुख उद्देश्य जो था वो विश्व के बढ़ते तापमान को, अब जैसे चूंकि ग्रीन हाउस गैस की बात हो रही है तो जाहिर सी बात है वो तापमान से रिलेटेड है, तो तापमान को 2 डिग्री से कम पर रोकना है। और वैश्विक में जो विश्व में जो तापमान टेम्परेचर बढ़ रहा है उसको 2 डिग्री से कम पे रोकना है, पहला। और दूसरा यह है कि यह प्रयास किया जाएगा कि तापमान 1.5 डिग्री पर रोक लिया जाए, 2 डिग्री से नीचे 1.5 डिग्री पर रोक लिया जाए, ताकि जलवायु परिवर्तन के अन्य खतरों से निपटा जा सके। सदस्य देशों द्वारा वनों सहित जलाशयों एवं अन्य प्राकृतिक स्रोतों के संरक्षण के लिए कदम उठाए जाएं। बढ़ते वैश्विक तापमान को 2 डिग्री सेंटीग्रेड पर रोकने एवं जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए सदस्य देश विभिन्न क्षेत्रों में विकास हेतु उन्हें गोद लेंगे। जो भी सदस्य देश है वो विभिन्न क्षेत्रों को गोद लेंगे और उन क्षेत्रों में ऐसी कार्यक्रम और योजनाएं चलाएंगे ताकि वैश्विक तापमान को 2% जो 2 डिग्री सेंटीग्रेड है वहां तक वो रोक सके और जलवायु परिवर्तन के लिए भी जो दिशाएं जो बदल रही है उसको नियंत्रित कर सके। सदस्य देशों ने जलवायु परिवर्तन के नुकसानों में जलवायु में हो रहे परिवर्तन एवं उसके प्रतिकूल प्रभाव को स्वीकार किया इस सम्मेलन में, और उसके माध्यम से ये जो सम्मेलन का जो पर्पस था कि 2 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे जो टेम्परेचर है ग्लोबल वैश्विक जो वार्मिंग का है उसको रोकने का प्रयास करना इसमें मुख्य है, जिसमें मौसम की अत्यधिक अतिवादी घटनाओं, मतलब जो मौसम में अचानक जो चेंजेस आते हैं और उन घटनाओं और हाल में आरंभ हुए बदलावों को स्वीकार किया गया कि हाँ मौसम में जलवायु परिवर्तन की जो अतिवादी घटनाएं देखने को मिल रही है तो ये चीजें रियलिस्टिक वे में देखा जाए तो कहीं ना कहीं प्रदूषण के कारकों से प्रभावित हो रहा है। सदस्य देशों ने तकनीकी द्वारा, मतलब टेक्नोलॉजी के द्वारा और दीर्घकालिक विकास एवं सकारात्मक बदलाव की महत्ता को भी स्वीकार किया और उसे स्पष्ट किया कि किस प्रकार से हम तकनीकी ज्ञान के माध्यम से और दीर्घकालिक विकास और सकारात्मक बदलाव के माध्यम से हम जलवायु परिवर्तन से सकारात्मक रूप से लड़ सकते हैं। समझौते के अनुसार प्रयासों का निर्धारण राष्ट्रीय, मतलब कि नेशनल स्तर पे, उपराष्ट्रीय एवं स्थानीय आवश्यकताओं के आधार पर होना चाहिए। मतलब हमारा जो प्रयास हो जलवायु परिवर्तन से संबंधित उसके लिए हमें ये कई लेवल पे निर्धारित किया गया कि पहले नेशनल लेवल पे, फिर उपराष्ट्रीय लेवल पे और स्थानीय, मतलब कि लोकल लेवल पे भी इसकी जो आवश्यकताओं के आधार पर ऐसा प्रयास होना चाहिए। विकसित देश वर्ष 2020 तक 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर का एक फंड जुटाएंगे। जो डेवलप्ड कंट्री है वो 2020 तक 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर का फंड जुटाएंगे ताकि विकासशील देशों में जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उसमें जलवायु परिवर्तन रोकने के लिए उचित प्रयास किए जा सके, उनको सहायता अनुदान भी दिया जा सके। समझौते को लागू करने एवं उसके अनुपालन को बढ़ावा देने के लिए एक कार्य प्रणाली तैयार की गई। पेरिस समझौते में शामिल सदस्य देश 2023 में इस विषय का पुनर्निरीक्षण करेंगे कि पेरिस समझौता जो है वो कहाँ तक पहुंचा और इसके जो लक्ष्य हैं उसे कितना अचीव किया गया, तथा प्रत्येक 5 वर्ष बाद इसका पुनरावलोकन किया जाएगा। जैसे 2023 में एक बार इसका समीक्षा किया जाएगा, फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रत्येक 5 वर्ष में इसका पुनरावलोकन किया जाएगा। जैव विविधता एवं उनका संरक्षण जो मैं दूसरा नेक्स्ट महत्वपूर्ण टॉपिक है, तापजी से संबंधित, और उसके बाद जलवायु परिवर्तन, दो चीज होगी। अब हम तीसरा देखते हैं जैव विविधता से, मतलब बायोडाइवर्सिटी और उसके कंजर्वेशन से संबंधित। तो जैव विविधता शब्द हमने इस पहले ही पढ़ चुके हैं, वैसे ये एडवर्ड विल्सन द्वारा दिया गया है। ये भी नाम इंपॉर्टेंट है यदि आपके प्रश्न में आते हैं तो जैव विविधता शब्द का जो प्रयोग किया सबसे पहले वो एडवर्ड विल्सन द्वारा दिया गया है। यह जैविक संगठक के प्रत्येक स्तर पर उपस्थित विविधता को दर्शाता है, मतलब कोई जगह पे जो जीव समुदाय रह रहा है तो उन जीवों में कितनी विविधता है, मतलब विभिन्नता है। जैसे मान लीजिए अलग अलग प्रजाति का होना, प्रजातियों में भी अलग अलग तरह के स्पीसीज उसमें से होना, और जीवों में जो एक सेम प्रकार के जीव होते हैं उसमें भी कई प्रकार की जो डिफ्रेंसिएशन है, उसकी जो विभिन्नताएं हैं, तो इन सभी की जो उपस्थित विविधता को दर्शाता है। इसका अध्ययन आनुवांशिक विविधता, जातीय यानी कि स्पीसीज विविधता और पारिस्थितिकीय विविधता के रूप में किया जा सकता है। ये 3 तरीके से हम यहाँ देखते हैं। एक तो आनुवांशिक विविधता यानी कि उनके आनुवांशिक गुणों में विविधता हो, जातीय विविधता मतलब उनके स्पीसीज में, और पारिस्थितिकीय विविधता के रूप में किया जा सकता है। वह संकटग्रस्त प्रजातियों, मतलब जिनकी जो संख्या है
ऐसे प्रजाति की पहचान करना जो बहुत ही कम संख्या में रह रहे हों या फिर संकटग्रस्त स्थिति में पहुंच गए हों, तो इनका पहचान करना और उसके संरक्षण व संवर्धन के प्रयास इसके अंतर्गत किया जाता है। तो इसके अंतर्गत इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN इस संबंध में रेड डेटा मतलब रेड डेटा एक डेटाबेस तैयार करते हैं जिसमें ऐसे जंतुओं का, ऐसे जीवों का पहचान किया जाता है जो डेंजरस स्थिति में आ चुके हैं। तो जैव विविधता का संरक्षण के लिए रेड डेटा बुक तैयार किया जाता है और जो संकटग्रस्त प्राणी हैं उनके लिए संरक्षित करने का उपाय किया जाता है। जैव विविधता का संरक्षण कैसे किया जा सकता है, तो इसके लिए स्वस्थाने मतलब इन सीटू मतलब जो जीव जहाँ है उसको उसी जगह पे संरक्षित रखना, एवं बाह्य स्थाने मतलब कि एक्स सीटू। इन सीटू मतलब जो जहाँ है वहीं पे उस जीव को संरक्षित करो, और एक्स सीटू मतलब बाहर जो यदि यहाँ पे संरक्षित नहीं रह रहा है तो इसको उठा के दूसरे जगह पे ले आओ तो और वहां पे संरक्षित करो। तो ये हो गया एक्स सीटू मतलब बाहरी संरक्षण। तो इन सीटू संरक्षण के अंतर्गत जैव विविधता समृद्ध क्षेत्रों को, जो जैव विविधता से समृद्ध क्षेत्र हैं वैसे क्षेत्रों को प्राकृतिक रूप में अपने स्थान पर ही बनाए रखने का प्रयास किया जाता है, जैसे विश्व में जैव विविधता हॉटस्पॉट के नाम से भी जाना जाता है। तो जैव विविधता के हॉटस्पॉट के रूप में इसे देखते हैं। ये वैसे क्षेत्र हैं जहाँ उच्च जातीय समृद्धि है और उच्च जातीय स्थानिकता होती है, जिसमें विश्व में कुल ऐसे 34 जैव विविधता हॉटस्पॉट है। कितने? 34 जैव विविधता हॉटस्पॉट है। हॉटस्पॉट मतलब कि वहां पे सबसे ज्यादा जैव विविधता का पाया जाना देखा जाता है। इनमें भारत का पश्चिमी घाट, ये इंपॉर्टेंट है। भारत में जैव विविधता की हॉटस्पॉट कौन कौन से हैं? तो पश्चिमी घाट है, हिमालय का क्षेत्र है, शामिल है। और भारत में 17 जीव मंडल मतलब कि बायोस्फीयर है जो आरक्षित क्षेत्र है। 17 जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र है, 102 राष्ट्रीय उद्यान है और 515 वन्य जीव अभ्यारण्य है। तो इस प्रकार से ये इन सीटू के अंतर्गत आने वाले ये संरक्षण के उपाय हैं। तो यदि कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि इनमें से कौन से इन सीटू आने की अपने शव स्थाने, इन सीटू मतलब शव स्थाने संरक्षण के अंतर्गत आता है, तो जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य, ये किस में आएगा? तो ये इन सीटू मतलब जो जीव जहाँ पे बहुलता में पाए जा रहे हैं उसको उसी एरिया में नियम बना करके उसको संरक्षित करना, उसकी व्यवस्था करना। और इसी प्रकार जो एक्स सीटू है मतलब बाह्य स्थानीय संरक्षण जो दूसरा है, उस विधि के अंतर्गत संकटग्रस्त पादपों व जंतुओं को उनके प्राकृतिक आवास से अलग करके विशेष स्थान पर सावधानी पूर्वक संरक्षित किया जाता है। मतलब वहां से हटा करके दूसरे जगह पे। तो नाम से ये स्पष्ट है एक्स सीटू मतलब बाह्य स्थान में उसको जाकर के संरक्षित करना। तो इसमें कौन कौन से आते हैं? तो इसका उदाहरण है जंतु उद्यान, और उसके अलावा वनस्पति उद्यान और वन्य जीव सफारी पार्क। इसका उद्देश्य क्या है? एक्स सीटू है मतलब बाह्य स्थान में जीवों को ला करके वहां पे उस पार्क में स्थापित करके उसको रखना, जंतु उद्यान बनाना। और वनस्पति उद्यान में पेड़ पौधों और वनस्पतियों को संरक्षित करना, वन्य जीव सफारी पार्क, ये सब उनके एग्जाम्पल है बाह्य स्थान में संरक्षण के। इससे ऐसे जीवों को इन विशेष स्थानों पर सुरक्षित रखा जा सकता है जो कि वनों में विलुप्त हो गए हैं या होने की कगार पे पहुंच चुके हैं। वर्तमान समय में संकटग्रस्त प्रजातियों के डीएनए को, जो उसका डीएनए है, जीन जो होते हैं, उसको क्रायोजोनिक तरीके से लंबे समय तक परिरक्षित मतलब उसे प्रिजर्व करके रखने का प्रयास किया जा रहा है। इस हेतु विभिन्न जीन बैंक मतलब एक तरीके से जैसे ब्लड बैंक होता है तो ब्लड को संरक्षित रखा जाता है, ब्लड डोनेशन के माध्यम से जो ब्लड इकट्ठा होता है, ऐसे जीन बैंक होता है जिसमें डीएनए को क्रायोजोनिक तकनीक के माध्यम से उसे लंबे समय तक संरक्षित रखने के लिए, यानी कि उसे प्रिजर्व करने के लिए एक टेक्निक इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे ब्लड बैंक होता है वैसे जीन बैंक के रूप में जीन पूल केंद्रों का निर्माण किया जाता है। जीन पूल केंद्रों के निर्माण किया जाता है। यदि एग्जाम में पूछा जाता है कि जीन पूल केंद्र क्या है या फिर जीन बैंक क्या है, तो उसमें डीएनए को क्रायोजोनिक तरीके से उसके तकनीक के माध्यम से उसे लंबे समय तक परिरक्षित यानी कि उसे प्रिजर्व करके रखना, ये जीन बैंक का काम है। जो किन किन प्रजातियों का होता है? जो संकटग्रस्त प्रजाति है उसकी डीएनए को संरक्षित रखने के लिए। अब आता है कि जैव विविधता से संबंधित सम्मेलन कौन कौन से हुए हैं, और वो जो महत्वपूर्ण सम्मेलन कुछ हैं जो आपकी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकते हैं, तो उसके यहाँ पे अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहला हम देखते हैं कि जैव विविधता सम्मेलन 2010 जो जापान के नगोया में
तो नागोया, इसलिए ये भी याद है कि नागोया प्रोटोकॉल या फिर नागोया से संबंधित भी आता है। तो ये जैव विविधता सम्मेलन 2010 का है, जो 18 से 29 अक्टूबर 2010 को जैव विविधता सम्मेलन आयोजित हुआ था जापान के नागोया शहर में। और संयुक्त राष्ट्र संघ वर्ष 2010 को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता वर्ष के रूप में मना रहा था, मनाया गया था। उसके बाद सम्मेलन की समाप्ति पर ऐतिहासिक नागोया जैव विविधता घोषणा पत्र, जिसे नागोया प्रोटोकॉल कहा जाता है, जारी किया गया। तो यहाँ पे दो प्रोटोकॉल आपने देखा, एक तो क्योटो प्रोटोकॉल। अब यहाँ पे यदि नागोया प्रोटोकॉल पूछा जाए तो ये किससे संबंधित है? ये जैव विविधता से संबंधित है। और क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित था? तो तापमान नियंत्रण यानी कि ग्रीन हाउस गैसेस से संबंधित था। तो यहाँ पे ये आप ध्यान रखना है, जिसमें क्लाइमेट चेंज से जैव विविधता में आने वाली कमी को, जो क्लाइमेट चेंजेस हो रहे हैं, जलवायु परिवर्तन हो रहे हैं, तो इसकी वजह से जो जैव विविधता में कमी आ रही है, उस चुनौतियों से निपटने के लिए सदस्य देशों ने अपना समर्थन व्यक्त किया। अप्रैल 2002 में इस कन्वेंशन के पक्षकारों ने 2010 तक जैव विविधता के नष्ट होते दर में व्यापक कमी लाने के प्रति अपनी निष्ठा व्यक्त की कि हाँ, हम सभी देश मिलकर के ऐसा प्रयास करेंगे कि 2010 तक जैव विविधता जो इतनी तेजी से नष्ट हो रही है, उसमें व्यापक रूप से हम कमी लाने का कोशिश करेंगे। जैव विविधता सम्मेलन में जैव विविधता के संरक्षण से संबंधित उपयुक्त अंतर संबंधित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए एक 10 वर्षीय रणनीति बनाई गई, जिसे आईची लक्ष्य नाम दिया गया। 10 वर्षीय जो रणनीति बनाया गया उसे आईची लक्ष्य नाम दिया गया। वस्तुतः आईची जो है वो जापान का, एक तरीके से हम यहाँ पे देखते हैं कि ये जो आईची है वो क्या है, एक मिनट, ये स्क्रीन रोटेट हो गया। आईची है वो जापान का परफेच्यूर प्रांत के जैसा है, यानी कि एक वहां पर एक प्रांत है जापान का, उसी उसका नाम पे ही आईची लक्ष्य रखा गया। मतलब जो कन्वेंशन जहाँ पे हो रहा था, जो सम्मेलन, जो कॉन्फ्रेंस जिस जगह पे हो रहा था, उस जगह के नाम से उन चीजों को नामांकित किया गया है। तो आईची लक्ष्य मतलब कि एक जापान में हुआ था, जापान का परफेच्यू है जिसकी राजधानी नगोया है। तो ये जापान के परफेच्यू के नगोया राजधानी में हुआ था। तो इस वजह से नगोया प्रोटोकॉल इसका नाम दिया गया और आईची लक्ष्य इसको बोला गया, जो कि 10 वर्षों के लिए था, जहां जैव विविधता का सम्मेलन आयोजित किया गया था। आईची लक्ष्य के अंतर्गत 20 लक्ष्य शामिल किए गए हैं, 20 टारगेट इसमें है, जिसमें कि 5 रणनीतिक शीर्षकों में विभाजित किया गया। इस 20 को 5 रणनीतिक शीर्षकों में, मतलब हेडिंग के अंतर्गत डिवाइड किया गया है, जिसमें जैव विविधता के ह्रास के कारण, जैव विविधता संरक्षण, जैव विविधता से प्राप्त लाभों को बढ़ाना व क्षमता निर्माण की प्राप्ति शामिल है। मतलब क्या क्या कि जैव विविधता ह्रास हो रहा है तो उसका क्या कारण है, जैव विविधता का संरक्षण कैसे हो सकता है, और जैव विविधता से प्राप्त होने वाले लाभ हम कैसे बढ़ा सकते हैं। क्योंकि जैव विविधता जितना संरक्षित होगा उतना ही ज्यादा बेनिफिट होंगे, उतना ही इस पर्यावरण को भी और आर्थिक रूप से भी हमें बेनिफिट मिलेगा। तो उसको बढ़ाना एवं क्षमता निर्माण के प्रति की प्राप्ति इसमें शामिल है। जो नगोया प्रोटोकॉल को लागू करने के लिए वर्ष 2012 लक्षित किया गया था, मतलब 2012 का टारगेट इसमें सेट किया गया था। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जैव विविधता दशक, जो 2010 में सम्मेलन हुआ, उसके बाद 2010 से लेकर 2020 यानी कि 2011-20 का जो दशक है, 10 साल का ये पूरा, तो इसे जैव विविधता दशक के नाम से जाना जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने जैव विविधता के लिए उत्पन्न खतरों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए 2011 से 20 की अवधि को संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता दशक घोषित किया गया था, जिसे नगोया यानी कि जापान में हुई CBD कन्वेंशन ऑन बायोडायवर्सिटी के तहत COP10 में मंजूरी दी गई थी। किसके लिए? जैव विविधता दशक मनाने के लिए, जिसमें CBD यानी कि कन्वेंशन ऑन बायोडायवर्सिटी के तहत सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्यों यानी कि मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, ये भी एक इंपॉर्टेंट शब्द है जो कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है, कि 3 उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायता के 20 लक्ष्य इसमें शामिल है। सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य जो निर्धारित किया गया था, उसकी जो 3 मुख्य उद्देश्य है, उसकी प्राप्ति हेतु 20 लक्ष्य कैसे प्राप्त कर सकते हैं। और जैव विविधता सम्मेलन क्या है? तो जैव विविधता सम्मेलन अंतरराष्ट्रीय संधि पर कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज का 11वां सम्मेलन था, जो कि जैव सुरक्षा पर कार्टेजिना प्रोटोकॉल। अब यहाँ पे जैव विविधता सम्मेलन का एक और इम्पोर्टेंट, नगोया प्रोटोकॉल के बाद कार्टेजिना प्रोटोकॉल की मीटिंग ऑफ पार्टीज यानी कि MOP6 का 6ठा सम्मेलन 1 से 9 अक्टूबर 2012 के मध्य भारत की राजधानी नई दिल्ली में हुआ था। ये कहाँ हुआ था?
कार्टेजिना प्रोटोकॉल, जो एक तरीके से हम देख सकते हैं 2012 के मध्य भारत की राजधानी नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। भारत में होने वाले COP 11 जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र दशक में पहला COP था, यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का ये पहला विविधता सम्मेलन था जो भारत में हुआ था। और इस दृष्टि से भी यह महत्वपूर्ण था कि यहाँ सम्मेलन का 20वां वर्षगांठ मनाया गया था। COP 11 सम्मेलन ने भारत को जैव विविधता पर विशेष पहलों और शक्ति को समेकित करने, मापने और प्रदर्शित करने का एक सुअवसर प्रदान किया। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता वर्ष जैव विविधता को क्षय से बचाने में योगदान के लिए जर्मनी के चांसलर एंजेला मार्केल को विशेष मिडोरी जैव विविधता पुरस्कार सम्मानित किया गया, पुरस्कृत किया गया। तो ये भी इसमें ध्यान आप रख सकते हैं। आता है जो आपका एक जो आपको ध्यान रखना है, जैव विविधता दिवस, जो कि 22 मई को मनाया जाता है। 22 मई 2015 को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया गया, जिसे विश्व जैव विविधता संरक्षण दिवस भी कहते हैं। वर्ष 2015 के अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस का विषय जो था वो निरंतर विकास के लिए जैव विविधता, मतलब 2015 का जो ये मनाया गया था, उसमें जो टॉपिक था, उसका जो थीम था वो क्या था, बायोडाइवर्सिटी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, मतलब जैव विविधता निरंतर विकास के लिए जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये थीम रखा गया। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस का उद्देश्य पारिस्थितिकीय तंत्र के संरक्षण एवं संवर्धन के प्रति जन जागरूकता बढ़ाना है, कि पर्यावरणीय जो पारिस्थितिकीय तंत्र है उसका संरक्षण हो, संवर्धन हो, इसके प्रति लोगों में जन जागरूकता, पब्लिक अवेयरनेस बढ़े। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता की बुनियादी भूमिका को पहचानने के साथ साथ जैव विविधता के महत्व और उसके खतरों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। यह जो जैव विविधता दिवस है, इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि जो जैव विविधता है उसकी व्यापक, जो पहली जो उसकी बेसिक रोल क्या है, प्राकृतिक जो वातावरण है हमारे, उसमें जैव विविधता का कितना इम्पोर्टेंट रोल है उसको समझना, उसकी भूमिका को पहचानना, और साथ साथ में जैव विविधता के महत्व को अंडरस्टैंड करते हुए उसके प्रति जो खतरे हैं, जैव विविधता को नष्ट करने वाले जीवों का नाश, जो प्रजाति हैं जितने सारे, और पेड़ पौधे जो वनस्पतियां हैं, उनके खतरों के प्रति जागरूकता लाना, और इन सभी चीजों के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए यह जैव विविधता दिवस यहाँ पे मनाया जाता है। तो इस प्रकार से आपका ये जो लास्ट टॉपिक था यहाँ पे ये कंप्लीट